नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृषका के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। कृषका से आप सभी वाकिफ़ होंगे क्योंकि कृषका एक माध्यम होता था जिसके द्वारा हम आपसे जुड़े रहते थे। कृषका के माध्यम से हम कृषि के विभिन्न विधाओं, जिसमें कृषि की बात करें, पशुपालन की बात करें, डेयरी की बात करें या कृषि उद्यमिता की बात करें, तो उसके विभिन्न तकनीकी पहलुओं से आपको अवगत कराते रहते थे। तो अब मैंने आपके जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि कृषका का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आएँ। तो अब हमारा ये कृषका का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसकी शुरुआत करी है और हम आशा करते हैं कि जो प्यार स्नेह आपका कृषका के पत्रिका को मिला, उसी तरीके का सपोर्ट और प्यार कृषका के इस यूट्यूब चैनल को भी मिले। इस प्रयास का पहली कड़ी जो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके लिए हमने अनुरोध किया डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी, जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार में, और उन्होंने हमारे इस अनुरोध को सुना, माना। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पहला प्रयास है जिसमें हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया और आपने इसके लिए जो समय दिया, मेरी पूरी टीम की तरफ से पहले तो आभार और अभिनंदन। खुशी है मुझे। हम चर्चा करना चाहते हैं बिहार के परिदृश्य में अगर देखें तो एएफआरडी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, एनिमल फिशरी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। और आपके पूरे 3 दशक को अगर हम देखें जो आपने बिहार में दिया, उसमें अधिकतम समय आपका या तो फिशरी, एग्रीकल्चर, गन्ना विकास, इस तरह का जीविका, कुछ समय के लिए महिला डेवलपमेंट में भी रही आप। तो ये एक तरीके से रूरल डेवलपमेंट का जो आधार है वो आपका अनुभव का क्षेत्र रहा। आप अपने इस जर्नी को कैसे देखती हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर हाँ, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, हाँ, कुछ दिन के लिए जब आप भारत सरकार गई तो संयोग ऐसा है कि वहाँ भी आपको एग्रीकल्चर ही मिला। तो करीब 30 इयर्स मेरा प्रशासनिक सेवा हो गया है अभी तक। तो जैसा आपने कहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इन्हीं क्षेत्रों से संबंध, जो क्षेत्र है कृषि और संबद्ध क्षेत्र, रूरल डेवलपमेंट, इसी में मेरा पोस्टिंग्स भी रहा है। तो एक बहुत अच्छा अनुभूति है कि क्योंकि अभी भी देश का अर्थव्यवस्था देखें या बिहार का अर्थव्यवस्था आप देखते हैं तो अभी भी एग्रेरियन है। तो मोटा मोटी कृषि से ही बहुत सारे लोगों का जीविका चलता है और ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा था पहले। अभी थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब होने के वजह से वो प्रतिशत घट रहा है। फिर भी अब हम मान के चलिए कि 70% के आसपास लोग अभी भी कृषि एवं अलाइड सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। और मेरा अनुभव में इतने साल मैंने काम किया है। सबसे पहले तो मैंने कृषि विभाग के सचिव के रूप में यहाँ पे काम किया है लॉन्ग टाइम बैक, 2011 से 13 के बीच में। उस समय काफ़ी अच्छा अचीवमेंट्स रहा है। बहुत ही अच्छा अनुभूति है कि उस समय हम लोगों ने पैडी में हाईएस्ट प्रोडक्शन लाया। पैडी ही नहीं, पोटैटो में भी हाईएस्ट प्रोडक्शन था। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी इनिशिएटिव्स रहे। कृषि और एनिमल हस्बेंड्री ये 2 सेगमेंट है ये पूरे में। क्योंकि आपका अगर मैं देखूं तो 3 पार्ट में मैं आपको देख पाता हूं। एक तो इन जो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, उसके पहले भी आपका सोशल वर्क काफ़ी कुछ रहा है। और तीसरा पार्ट जो आपका व्यक्तिगत है, जहाँ पे आपने अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए डांस को भी पारंपरिक तरीके से कई प्लेटफॉर्म पे दिया। तो मैं आज फोकस करना चाहता हूं कि एनिमल हस्बेंड्री में भी, एनिमल एंड फिशरी डिपार्टमेंट में भी, सिर्फ लार्ज एनिमल के सेगमेंट में, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम फिर बहुत बड़ा हो जाएगा तो और शायद कुछ बातें छूट भी जाएगी। तो हम लोग आज फोकस कर रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशु का जो कैटल सेगमेंट है उसको अगर देखते हैं तो आपने जिस समय विभाग में ज्वाइन किया और आज एक लंबी यात्रा है आपकी, अगर वहां से यहाँ तक आप एक नज़र दौड़ाती हैं तो कैसा आपको लगता है, क्या था और क्या कहाँ पहुँचे हम लोग? 2016 से 20 के बीच में वो फर्स्ट टेन्योर मेरा रहा है एएफआरडी में। तो 4 साल में हम लोगों ने काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन किए हैं बहुत सारे चीज़ों में, चाहे वो प्रोसेस रिलेटेड रिफॉर्म्स हो, चाहे वो पुश देना हो कि ओवरऑल डिपार्टमेंट को पुश देना हो। और सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी
पहले यूनिवर्सिटी भी नहीं था। तो 2016 में जैसे मैंने ज्वाइन किया, मेरा फर्स्ट टास्क वाज दिस कि यूनिवर्सिटी, एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी बनाया जाए। तो यूनिवर्सिटी एक्ट लाए थे, फिर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ। तो यूनिवर्सिटी का बहुत सारे अनेक काम किए गए थे। उसके साथ साथ उस समय पहले 2016 के पहले, चाहे आपका फॉडर स्कैम हो या कोई भी जो मतलब फॉडर स्कैम ही कह सकते हैं, उसके वजह से काफ़ी एक जड़ता जैसा आ गई थी डिपार्टमेंट में। एक निगेटिव एटमॉस्फेयर बना हुआ था। नेगेटिव माहौल था, लोग डरते थे कोई काम करने के लिए वगैरह वगैरह था। तो वो सबको फिर ठीक करके लोगों के अंदर थोड़ा जोश भर के, थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट ले आ करके, फिर लोगों को एनकरेज करके, हमारा टीम्स बना करके, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा मुझे। उसका रिज़ल्ट ये था कि 18-19 तक हम लोगों के डिपार्टमेंट को करीब 7 अवार्ड्स मिले थे डिफरेंट सब सेक्टर्स में। और उस समय के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत प्रमुखता से ये बात लिखी भी गई थी कि हाईएस्ट ग्रोथ जो अगर एक सेक्टर लाया है तो वो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी सेक्टर ने लाया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे भी याद है समय कि लगेगा, ये सारा मैं गिनाऊंगी तो बहुत समय लगेगा। सुशील मोदी जी थे और वित्त मंत्री भी थे, तो उन्होंने भी बिहार के बजट के पहले एक बड़ा सा दिया था जिसमें कि इस सेक्टर के डेवलपमेंट्स को उन्होंने काफ़ी अप्राइज किया था। मैम, इसमें जो चुनौती है, जो लार्ज एनिमल्स की बात है, बिहार में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक छोटे लैंड एक्रेज वाले फार्मर्स हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर उसमें एनिमल्स के साथ किसानों को जोड़ने में शुरुआती चुनौती क्या आई आपको? मतलब आपने क्या महसूस किया कि उनको अडॉप्ट करने में कहाँ परेशानी है? देखिए, हर एक, क्योंकि जैसा हम जानते ही हैं कि कृषि प्रधान तो है ही, तो कृषि जब होती है तो पशु के बिना संभव नहीं है। तो हर एक किसान जो है अपने घर में 2-2 गाय तो रखा ही है। तो हम लोगों ने उस नंबर को बड़ा करने के लिए समग्र गव्य विकास योजना और देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, ये 2 योजनाएं लेके आए थे ताकि किसान 2 से आगे बढ़े। 4, 2, 4, 10, 20 तक भी गाय रख सकते हैं। तो उसके लिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सब्सिडी स्कीम्स लाए गए थे। तो ये एक बात तो ये है। दूसरा, हम लोगों ने काफ़ी रेशन बैलेंसिंग के ऊपर भी, न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस किया। रेशन बैलेंसिंग के ऊपर भी काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए गए थे एनडीडीबी के सहयोग से। और कम्फेड तो आप जानते ही हैं, कम्फेड के अंदर बहुत सारे 9 मिल्क यूनियंस हैं, बहुत सारी यूनिट्स भी है। कम्फेड की बात हम लोग करेंगे, लेकिन ये जो 2 गायों से बढ़ने की बात हुई, उसमें एक जो सबसे प्रमुख मुद्दा आता है कि हमने ब्रीड के डेवलपमेंट में भी कुछ काम किया क्या? यस, देखिए, अब अभी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने अगर कोई है तो वो यही है कि हमारे जो कैटल पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है। तो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल के वजह से आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर से ज़्यादा दूध देते नहीं हैं। और हमारे आपके क्रॉस ब्रेड एंड देसी, ये इंडिजिनस वेराइटीज़ भी है, बट हम ये मान के चल सकते हैं कि 33% के हिसाब से ये है। तो 33% ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल बहुत बड़ा संख्या हो जाती है। हमारा अब चुनौती भी मान लीजिए, अब ये कोशिश भी हमारा ये है कि कैसे नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल को कम करके उसका ब्रीड इम्प्रूवमेंट किया जाए और उस ब्रीड नॉन डिस्क्रिप्ट को पूरा रिप्लेस कर दें हम लोग या तो इंडिजिनस कैटल से। इंडिजिनस में भी अच्छे कैटल्स है, जो साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, जो उसमें भी हाई प्रोडक्टिविटी वाले, हाई यील्डिंग वाले एनिमल्स के साथ और क्रॉस ब्रेड के साथ, ताकि ये नॉन डिस्क्रिप्ट वाला जो संख्या है वो घट जाए। ये अगर घट जाएगा तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाएगा। इंडिजिनियस की जब आपने बात की मैम, तो हमारे यहाँ पे बिहार में पहले भी कई ऐसे पुराने ब्रीड्स हैं जिसको प्रोटेक्शन की बात कई प्लेटफॉर्म पे होते रही है। तो उसको प्रोटेक्ट करने का भी कोई प्लान है या उस पर कुछ काम हुआ है या? देखिए, हमारा जो बहुत ही मतलब नेटिव ब्रीड्स कहिए उसको, इंडिजिनस तो साहिवाल, ये सब हम इंडिजिनस कहते हैं, साहिवाल, गिर वगैरह। बट बिहार का अपना नेटिव ब्रीड्स है, वो है बछौर, वो है शाहाबाद, ये सारा गंगातिरी, ये सारा है। बट उसका प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नगण्य है। 1 लीटर दूध मुश्किल से वो दे पाते हैं। इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। हम केवल इंडिजिनस है, नेटिव ब्रीड्स है, उसको संरक्षण करना चाहिए, करके संरक्षण कर रहे हैं।
बट उससे उसके वजह से किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता है, और ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन, ओवरऑल इकोनॉमी में भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको फिर अच्छे नस्ल से क्रॉस ब्रीड करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो वो करना भी चाहिए। यही मैंने कहा, नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब यही सब नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है। तो अभी जैसे 2 सेगमेंट हो गया, ब्रीड के डेवलपमेंट में एक बात आई कि जो काम हुआ, दूसरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात हुई। आप इस बात से सहमत होंगे कि बिहार में छोटे किसान ज़्यादा हैं, उनके पास ये भी चुनौती है कि वो बहुत दूर तक किसी चीज़ को लेकर जाने में सक्षम नहीं है। एनिमल हेल्थ एक सेगमेंट आता है जिसको लेकर कि किसान या तो इग्नोरेंट रहते हैं, कभी कुछ हुआ तो वो छोड़ दिए भगवान भरोसे। वैसे में सरकार की बड़ी भूमिका होती है कि उसका देखभाल कैसे हो और उनके गांव तक अगर कोई मेडिकल सुविधा पहुंच पाए, तो ऐसा कुछ मतलब आप लोगों के प्लान में? बिहार में कुल मिलाकर 1100 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे एक टूरिंग वेटरनरी ऑफिसर टीवी वो बैठते हैं। और उसके अलावा रिसेंटली हम लोग करीब 90 हॉस्पिटल्स कैबिनेट से सैंक्शन भी हुआ है, वो नए हॉस्पिटल्स भी खोलने जा रहे हैं। उसके अलावा और हर एक घर तक, किसान के घर तक हम लोग वेटरनरी हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाने के लिए ये MVU मोबाइल वेटरनरी यूनिट एक वरदान साबित हो रहा है। तो मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स 307 व्हीकल्स जो है वो भारत सरकार के तरफ से, उनके फंड, भारत सरकार ने फंड दिया, उससे हम लोगों ने ख़रीदा है। और 227 राज्य सरकार के फंड से ख़रीदा है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रत्येक प्रखंड में, क्योंकि बिहार में 534 प्रखंड है, तो प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक MVU, एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट हो, और वो प्रखंड में हर एक गांव में एवरीडे जाए। क्योंकि एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट में हमने थोड़ा सा, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदला भी था। कॉन्सेप्ट में ये था कि इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करेगा, बट इमरजेंसी जब अगर किसी फार्मर को इमरजेंसी है, कॉल करेंगे तब ये व्हीकल जाए और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करे। लेकिन हमने कहा है कि इमरजेंसी नहीं है, आप मैंडेटरी सर्विस दो। मैंडेटरी सर्विस अगर रोज़ मिलता रहेगा तो इमरजेंसी का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने ये कहा है कि प्रत्येक मोबाइल वेटरनरी यूनिट सुबह फर्स्ट हाफ में एक गांव, सेकंड हाफ में एक गांव, एवरीडे 2 गांव उनको विजिट करना है और डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ वेटरनरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो उसमें एक वेटरनेरियन होते हैं और एक पैरावेट होते हैं और एक ड्राइवर चालक होते हैं। हम इतना ही नहीं, हम उस MVU से काफ़ी प्रचार प्रसार का सामग्री भी बंटवा रहे हैं वो, क्योंकि गांव-गांव जा रहा है, घर घर जा रहा है। तो जितने भी योजनाएं हैं और इस सेक्टर के जो महत्ता है, ये किसानों को बताने के लिए, इसमें जो नई तकनीक आ रहा है उसके बारे में बताने के लिए कि कैटल में, या लार्ज कैटल हो या आपका छोटे जानवर हो, जैसा कि बकरी है, मुर्गी है, उसमें आने वाले सीज़न के हिसाब से बहुत सारे डिसीज़ेस आते हैं। तो उसको, वो डिसीज़ेस का पहचान कैसे करें, उसका फिर निदान कैसे करें, तो ये सब चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे मटेरियल्स बना के, बुकलेट्स बना के, ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स बना के, ये भी हम MVU के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जब हम लोग फील्ड में होते हैं, तो किसान सब्सिडी की योजनाओं की जानकारी चाहते हैं, या एक जो सबसे बड़ा चुनौती है कि ऑनलाइन आवेदन दें। तो हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर है या संसाधनों की जो उपलब्धता है, उसमें ये बहुत बड़ा हर्डल आता है। कई बार वो उनको मालूम, एक तो मालूम समय पे चल जाए, जैसे गायों की योजना है या कुछ है, तो एक्सटेंशन वर्कर फार्मर तक क्या पहुँच पा रहे हैं, या इस सारे चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है? तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो वो टूरिंग वेटरनरी ऑफिसर का नाम ही टूरिंग वेटरनरी ऑफिसर है, तो उनके माध्यम से काफ़ी, मतलब वो ही इज़ द लास्ट पॉइंट, लास्ट माइल इन द विलेजेस। उसके अलावा भी MVU जो लास्ट माइल हो गया है, वो तो किसान के घर तक पहुंच रहा है, तो उसके माध्यम से बहुत आसानी से हम लोग एक्सटेंशन वर्क भी कर पा रहे हैं, काफ़ी जानकारी किसानों तक पहुंचवा रहे हैं। उसके अलावा समय समय पर बहुत सारे कार्यशाला होते रहते हैं, एग्जीबिशंस होते रहते हैं, एक्सपोज होते रहते हैं, उसमें भी किसानों को जानकारी मिलती है। दूरदर्शन के माध्यम से भी हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और बहुत सारे क्योंकि ये मामला आपने उठाया बहुत क्रिटिकल है, इसीलिए हमने ये किया है कि प्रत्येक योजना जो हम सैंक्शन करते हैं उसमें करीब 3% हम प्रचार प्रसार के लिए, और प्रचार प्रसार, विज्ञापन
और समय समय पर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालना कि हमारा, आपने गौर किया होगा, एक पूरा पशुपालक कैलेंडर बना हुआ है और एवरी मंथ आप देखेंगे कि एटलीस्ट फोर्टनाइटली एवरी 15 डेज़ में एक न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट भी निकलता है कि अभी ठंड का मौसम है, विंटर है तो विंटर में क्या करना चाहिए, जून जुलाई में क्या करना चाहिए, अक्टूबर में क्या करना चाहिए, एवरी मंथ क्या क्या करना चाहिए वो एडवांस में हाँ, वो एडवांस में ही किसानों को बता देते हैं। पशुपालक का कैलेंडर छपा हुआ है, तो ये सारा जानकारी हम देते हैं किसानों को। मतलब ज़रूरत है किसानों को इस बात की कि आप अखबार, जो न्यूज़पेपर आपके यहाँ जाता है, उसके टच में रहें। और मैम ने जैसा बताया कि जो पशुपालकों के लिए जो वैन, आप ऐसे समझो जो चलंत अस्पताल है, उसमें भी सारी जानकारी दी हुई है, जिसका आप हिंदी में उपलब्ध है। आप उसको या तो अपने पढ़ें या अपने नज़दीक में किसी से भी पढ़वा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी, कई बार हमारे पशुपालक उतने पढ़े लिखे भी नहीं, वेबसाइट में भी है। देखिए आजकल हर एक विषय का जानकारी वेबसाइट से भी मिल जाती है, तो वेबसाइट में भी हम लोगों ने रखा है। सुलभ शैली में लिख कर के पैम्पलेट्स भी हम लोग काफ़ी बंटवाते हैं हर एक मौके मतलब पर। आप जब ज़्यादा पूछते हैं कि पशुपालन की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी कहाँ मिलेगी, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आप वेबसाइट का सहारा लीजिए, वहाँ पे आपको वो सारी जानकारी मिलेगी। मैम, यूनिवर्सिटी की आपने चर्चा करी, जिसमें कि हम लोग रिसर्च को फोकस करते हैं ज़्यादातर, तो एक अलग यूनिवर्सिटी होने से इस रिसर्च के डायरेक्शन में क्या आपको लगता है कि कुछ हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, या अभी भी वो एस्टैब्लिशमेंट के जगह पे है? देखिए ऐसा बताऊं तो ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बनने जा रहा है पूरे कंट्री में, क्योंकि करीब 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा। हाँ, इन्वेस्टमेंट से ये पूरा यूनिवर्सिटी बन रहा है। काफ़ी हद तक बन चुका है, 50% बन चुका है और 50% बनना बाकी है। रिसेंटली काफ़ी इनॉग्रेशंस भी हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के साथ साथ नए नए प्रोग्राम्स, जो रेगुलर प्रोग्राम्स है, BBSc, MBSc, ये तो चल रहा है, बट हमने रिसेंटली BSc पोल्ट्री साइंस भी स्टार्ट किया है। एक नया प्रयास है, हाँ, अच्छा नया है। प्रयास। फिर किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पैरावेट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करने के लिए हमने कहा, वो भी शुरू हो गया है। और किशनगंज में जो फिशरीज़ कॉलेज एंड वेटरनरी कॉलेज है, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रगति हुआ है। इनफैक्ट फिशरीज़ कॉलेज में वन ऑफ द बेस्ट फिशरीज़ कॉलेजेस साबित हो रहा है वो। काफ़ी बड़े संख्या में हम लोगों ने फैकल्टी पोजीशंस फिल किए हैं और वहाँ पे बच्चे, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च, ऑफ कोर्स रिसर्च भी चल रहा है, और इनफैक्ट नए ब्रीड्स लाने के लिए भी हम लोगों ने कहा है, स्पेशली पोल्ट्री में, ये सब में कुछ नेटिव ब्रीड्स भी डेवलप हो यहाँ के लिए, लोगों लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। तो वो तो चल ही रहा है। ये तो एक उपलब्धि है कि पहले यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेते थे तो अधिकतर छोड़ के चले जाते थे। आज की स्थिति है कि जब एडमिशन ले रहे हैं तो 90% कम से कम पास आउट हो रहे हैं। नहीं, पास आउट ही नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी का नौकरी लग जा रही है इमीडिएटली। तो अभी इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए हम वेट कर रहे हैं कब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। मतलब निकलने से पहले नौकरी तैयार है? बिल्कुल तैयार है, नौकरी तैयार है। जैसे स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं, हमारा रिक्रूटमेंट, जितने भी वेटरनेरियंस हमारे पास साथ काम कर रहे हैं, वो सारा स्टूडेंट्स ही है, वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स ही है। उसके अलावा अभी जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट चल रहा है, उसके वजह से अब वेटरनेरियंस का कमी हो गई पूरे देश में। तो हमको वेटरनेरियंस चाहिए और चाहिए। तो अगर हम ऐसे देखें, अगर पिछले 5, 7, 8 सालों में, हाँ। तो हमारा स्ट्रेंथ किस लेवल पे बढ़ गया? मतलब हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए डॉक्टर्स की संख्या में? अगर नहीं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या, कहीं कहीं अन्य स्टेट्स में भी थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ तो 2 कॉलेजेस हो गए वेटरनरी के लिए, और भी 1-2 खोल सकते हैं हम लोग, उसका उतना स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में भी खुल सकता है। क्योंकि मैं ये कह रही थी कि जैसे जैसे ये सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, आपने रिसेंटली देखा भी है कि कितना अच्छा ग्रोथ बिहार में हुआ है इस सेक्टर में। जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है, वेटरनेरियंस की डिमांड बढ़ रही है। डेयरी की अगर जब बात चल रही है, मिल्क प्रोडक्शन में बिहार कहाँ स्टैंड करता है? मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग अभी, इफ़ यू सी, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैटल का जो पॉपुलेशन है, उस हिसाब से देखेंगे तो हम लोग 4th पोजीशन में है कैटल में।
और बफेलोस में 5th पोजीशन में है। मिल्क में हम लोग 7th और 8th पोजीशन में है कंट्री में। और भी ये काफ़ी बढ़ सकता है अगर हम वो नॉन डिस्क्रिप्ट वाला कम करके हाई यील्डिंग एनिमल्स को हम लोग ज़्यादा तादाद में वो आ जाएगा, क्रॉस ब्रेड आ जाएगा, तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी उछाल ले सकते हैं हम लोग। काफ़ी पोटेंशियल है और भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। पूरे प्रक्रिया में सरकार की जो भी पहल हो रही है, सिटीजन का रिस्पांस कैसा लगता है आपको? मतलब सरकार के साथ वो मैच कर रहे हैं या आपको लगता है कि उनको और थोड़ा फॉरवर्ड होके आना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर इसमें काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म्स लगाए हैं, उन लोगों का भी अच्छा उसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो लोग तो अवेयर है ही। और छोटा और सीमांत किसान जो है उनके अंदर भी जानकारी है, क्योंकि गाय पालना ये एक मतलब खून में है लोगों का। तो गाय पालना तो सदियों से लोग कर रहे हैं, बट उसको साइंटिफिकली कैसे करें, और वही न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट और उसका जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समय पर कराएं। बहुत सारे लोग जो गाय हीट में आती है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसमें वहाँ पे एक्चुअली टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि वो सेंसर्स लगाए हैं, बहुत सारे लोग लगा भी रहे हैं। तो हम लोग नई तकनीक का इस्तेमाल करके, AI भी आ रहा है अब इस क्षेत्र में, वो सारा चीज लगाने की जरूरत है। बात कर रहे हैं तो AI के का सक्सेस रेट क्या है हमारे यहाँ? तो ये इसमें बहुत सारा हम लोगों के पास अभी रिजल्ट्स वगैरह इस सेक्टर में AI को इस्तेमाल करके क्या क्या किया गया है उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट आने वाला टाइम पूरा AI का ही है। तो वी शुड इनोवेट एंड उसमें हम लोग ऐसे डिवाइसेस का निर्माण करें जो कम, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है जब भी कोई नई तकनीक आती है तो वो बहुत कॉस्टली होती है, तो किसानों तक हम लोग उसको लेके आना है, तो उसका जो कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट है, वो थोड़ा सा घटा करके तब तक जब तक हम घटाएंगे नहीं वो मास स्केल में नहीं हो पाएगा, तो वो सब की अब जरूरत है। तो वो इस सब पूरे प्रक्रिया में सरकार की एक भूमिका है, कॉर्पोरेट की भूमिका आप कहाँ पर देखती हैं? कॉर्पोरेट की भूमिका इसी में है, रिसर्च करो, इनोवेट करो और नए नए डिवाइसेस बनाओ, उसका कॉस्ट कम करो। बस इतना करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट को तो एक इतना बड़ा बाजार जब आप दे रही हैं तो उनको भी चाहिए कि वो 2 कदम आगे बढ़ें और बिहार के जो डेवलपमेंट है उसमें सहभागी बने। दोस्तों, ये पूरी वार्ता थोड़ी लंबी हो रही है और लंबी होनी भी है, क्योंकि विषय व्यापक है जिसमें पशु संसाधन के कई सारे पहलू की हम लोगों की चर्चा की। तो हमने सोचा कि आपको ये पूरी वार्ता 2 कड़ी में दिखाएं, जिसमें पहली कड़ी को अब यहीं देते हैं विराम और दूसरी कड़ी में हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे मैम के साथ कॉम्फेड की, पोल्ट्री की, गोट्री की, ऐसे कई सारे विषय जो रह गए हैं उसकी चर्चा हम दूसरी कड़ी में करेंगे। इस बीच में आपको थोड़ा सा करना है प्रयास। वो प्रयास क्या है कि आपको मेरे इस कृषिका के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकॉन दबा कर रखिए कि जैसे ही दूसरी कड़ी अपलोड की जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस पूरी वार्ता को देख सकें। तो अगली कड़ी का करिए इंतज़ार और हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।